गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट विजन आइज 5 क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं विजन के 5 क्वेश्चन। उसी के साथ इनसाइट सिक्योर जो इनिशिएटिव है इनसाइट आईएएस का, उसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज़ को हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज का जो सेशन है वो 29 दिसंबर के क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन। यू नो वेरी वेल, फाइनेंस कमीशन का जिक्र हमें आर्टिकल 280 में मिलता है। चलो आपको पार्ट बताना है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, पहला क्या, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मतलब क्वासी का मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे आप बोलते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, केसी वेयर के द्वारा बोला गया था, कल शायद मैंने ये बताया हो। उसी तरीके से क्या ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब थोड़ी सी इसका जो रिलेशन है या फिर उसका जो नेचर है वो जुडिशरी की तरफ भी है। नंबर सेकंड, द मेंशन होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर और टिल 65 ईयर ऑफ एज। मतलब जो मेंबर है यहाँ पे उनकी जो टेन्योर है 5 साल का या फिर 65 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट सही है? नंबर थर्ड, अगर हम देखें क्या इनको रीअपॉइंटमेंट दोबारा से किया जा सकता है, और आपको ये भी बताना है क्या ऐसा कोई फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका रीअपॉइंटमेंट दोबारा किया गया है, और अब कितने नंबर का फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। फिलहाल थोड़े दिन पहले 2020-21 की वजह से न्यूज़ में भी था। पहले आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। आएगा है फिर द क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छा है। क्या ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है? क्या जो मेंबर होते हैं 5 साल और 65 ईयर एज इनका टेन्योर माना जाता है, या फिर क्या ये एलिजिबल होते हैं ये अपॉइंटमेंट के लिए? ये आपसे पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं दैट कैन कोरिलेट विद द ज्योग्राफी सेक्शन इन विच दे आर आस्किंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो ओशन वाटर का जो टेम्परेचर होता है, वैसे नॉर्मली ऐसा माना जाता है ऑन एन एवरेज जो ओशन का टेम्परेचर 25 डिग्री और इसका जो सैलिनिटी 8.1 मानी जाती है ना। अच्छा, जो टेम्परेचर किस किस चीज़ पे इफेक्ट करता है या फिर किस किस चीज़ से वो इफेक्ट होता है, राइट? तो लैटिट्यूड की वजह से प्रेवलिंग जो विंड्स वगैरह वहाँ पे चलते हैं, चाहे वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, जिसको हम एडवेक्शन के नाम से जानते हैं। नंबर थर्ड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। आइए अगेन फिर क्वेश्चन पूछा था आपसे कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशन वाटर के टेम्परेचर का वो अफेक्ट करते हैं। पहला था लैटिट्यूड, सेकंड था जो वहाँ पे विंड है, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे फिर हॉरिजॉन्टली। नंबर थर्ड अगर हम देखें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लैंड एंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। तो आपके ऑप्शन ये रहे। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन स्तरीय डांस के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्तरीय डांस। तो पहला स्टेटमेंट है क्या ये जो शंकर देव है उनके साथ एसोसिएटेड है। सेकंड स्टेटमेंट इज लाइक दैट इट इज अ पावरफुल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द शैवाइट फेथ। क्या ये शैवाइट फेथ को प्रोपोगेट करते हैं? शिव, मतलब शिव के जो भक्त होते हैं क्या उनको प्रोपोगेट, या फिर शिव के जो सेक्ट होते हैं, शिव के जो इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट वगैरह होता है क्या ये इसको प्रमोट करता है? नंबर थर्ड, इट इज़ अ प्रैक्टिस इन मोनेस्ट्रीज। क्या इसको प्रैक्टिस किया जाता है मोनेस्ट्रीज में? आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगेन फिर द क्वेश्चन स्तरीय डांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था क्या ये शंकरदेव से एसोसिएटेड है? क्या इसका मेन मीडियम जो है वो शैवाइट फेथ है? नंबर थर्ड, क्या ये मोनेस्ट्रीज के अंदर प्रोपोगेट किया जाता है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज सेकंड। यस, फोर्थ क्वेश्चन इज कोरिलेटेड विद इकोलॉजी है। ओके, पहला क्वेश्चन ये है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट, मतलब ह्यूमंस के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं क्या इट इज़ फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ वोल्केनिक ऐश इन रिवर बेड्स। मतलब ये है कि जो वोल्केनिक ऐश रिवर बेड के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं उसकी वजह से ह्यूमस बनता है। नंबर सेकंड देखें इट एग्जिबिट्स लो रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। मतलब ये कि जो माइक्रोबियल एक्शन है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते। जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस होगा वहाँ पे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, चाहे वो डिकम्पोजिशन की हो या फिर कोई और अदर एक्टिविटी, तो वो बहुत कम हो जाती है। नंबर थर्ड, इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शन ये रहे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड एंड थर्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कनिंघम सर्कुलर के बारे में पूछा जा रहा है। ये सिविल डिसऑबीडियंस फेज में इसको इनिशिएट किया गया था। इसका क्या किस इशू से रिलेट करता है? आएगा एनपीक्यू द क्वेश्चन कनिंघम सर्कुलर ड्यूरिंग द सिविल डिसऑबीडियंस फेज इन 1930 का टाइम पीरियड इशू किया गया था। रीजन क्या है? नंबर फर्स्ट, डिबार ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम द फॉर्मिंग एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे अभी हरियाणा की सरकार ने बोला भी जितने भी पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंटल एम्प्लॉय हैं वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते या फिर इनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते डायरेक्टली। डिबार ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम फॉर्मिंग एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इन्होंने मना कर दिया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगा। नंबर सेकंड देखें सस्पेंड ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। इट मीन दैट द जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट का जो फेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको डिबार या फिर उनको सस्पेंड करना। नंबर थर्ड,
मतलब थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रही है फॉरबिड द स्टूडेंट फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको मना कर दिया था कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। नंबर 4 यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रेलवे वर्कर फ्रॉम बीइंग यूनियन, मतलब ये है कि रेलवे वर्कर जो है यूनियन नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पाँचवें का मतलब आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि क्वासी जुडिशियल बॉडी, यस बिल्कुल सही। कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 280 पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मेंबर हेल्ड ऑफिस फॉर द 5 ईयर टिल 65 ईयर ऑफ एज, ऐसे कोई भी वो नहीं है। थर्ड देखते हैं, द मेंबर आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, तो यस मेंबर जो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का मेंशन किया गया, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन शैल हैव ऑल पावर, जो सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर CVC है ना, CC कोड फॉर सिविल प्रोसीजर इन मैटर एंड ऑफ समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस एंड रिक्विजिटिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस। ऑल्सो फाइनेंस कमीशन हैज़ डीम्ड टू बी अ सिविल कोड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 480, तो जो आपका फाइनेंस कमीशन है वो एक सिविल कोड की तरीके देखा जाता है अगर हम CRPC की बात करते हैं सेक्शन 480 एंड 482 के तहत। सेकंड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट बिकॉज द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड और इनका जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो थर्ड यहाँ पे सही है क्योंकि इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। आई थिंक ये एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका रीअपॉइंटमेंट जो है दोबारा से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करते हैं? यस, ओशन वाटर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड बिल्कुल, कितनी ऊंचाई पे है ना, और सर लैटिट्यूड कितनी डिग्री पे है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक्स में है, सब ट्रॉपिक में है या फिर पोलर रीजन में पड़ता है। प्रिवलिंग विंड, यस बिल्कुल सही बात है, जैसे जेट वगैरह चलते हैं, ट्रेड विंड्स वगैरह, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ओशन का टेम्परेचर। नंबर थर्ड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, तो उसके ऊपर भी टेम्परेचर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। यू कैन सी द फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशंस आर फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड जनी द टेम्परेचर द सरफेस वाटर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। तो यहाँ पे एक कोरिलेशन आप दे सकते हैं। प्रिवलिंग विंड है द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू ओशन एंड ओशन टू लैंड रिजल्ट इन द टेम्परेचर वेरिएशन ऑल्सो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट, जिसकी वजह से जो आपका ओशन वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन और ज़्यादा गर्म होते हैं तो उसमें जो सैलिनिटी वो ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इवेपोरेशन का रेट यहाँ पे बढ़ जाता है। ओशन करंट की वजह से भी ओशन का जो टेम्परेचर है, ओशन करंट का जो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ओके अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन आ गया सॉरी, हाँ सत्रिया डांस के बारे में पूछा था, क्या ये शंकर देव के साथ एसोसिएटेड है? तो यस बिल्कुल सही बात है। कहाँ का है ये? तो ये असम मणिपुर साइड का, असम और वेस्ट बंगाल का आसपास का जो रीजन है। सेकंड इट इज प्रोपोगेट, नहीं शवाइट नहीं, वैष्णवाइट फेथ को इनको द्वारा प्रोपोगेट किया गया था। क्या ये मिनिस्ट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है? तो यस ये सही स्टेटमेंट है। सत्रिया डांस जो है इंट्रोड्यूस है, पहली बात तो 15th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन एम था कि वैष्णव सेक्ट को किस तरीके से प्रोपोगेट किया जा सके, और ये जो है रिफॉर्मर हुआ करते थे आसाम से, और इनका पूरा नाम था महापुरुष शंकर देव एज अ पावरफुल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द वैष्णव फेथ। एंड बाकी आप खुद देख लीजिए ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ह्यूमस से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ वोल्केनिक एश, नहीं ये ह्यूमस जो है तब बनता है जब जैसे पेड़ की पत्तियां अगर नीचे गिर जाती है तो उसकी वजह से बनता है। इट एग्जिबिट लो रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, नहीं इसके ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब ये है माइक्रोबियल एक्शन को जो है ये वहाँ पे पनपने नहीं देते हैं। ये लो रेजिस्टेंस दिखाता है, सॉरी हाई रेजिस्टेंस दिखाते हैं माइक्रोबियल एक्शन से, तो ये स्टेटमेंट गलत है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देख लें दोबारा से जो मैंने बोला उसको दोबारा से रिपीट करा। इट इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, तो यस ये सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेट्स सी ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइस, जब डेट्रिस टाइप की आपने एक फूड चेन भी देखी थी तब जब ये ओरिजिनेट होती है तो ह्यूमिफिकेशन उस वक्त होता है। ह्यूमिफिकेशन की वजह से एक्युमुलेशन हो जाता है डार्क कलर्ड एमोर्फोस सब्सटेंस जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस फर्टिगेटेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय द प्रोसेस ऑफ द मिनरलाइजेशन, मतलब ह्यूमिफिकेशन के बाद मिनरलाइजेशन जिसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली वो अलग छटते चले जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, मतलब यहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन ज़्यादा पनप नहीं पाते हैं एंड गो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, तो जो डिकम्पोजिशन का रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। बीइंग क्यों होता है इसका रीज़न भी यहाँ पे बीइंग कोलाइडल नेचर होने की वजह इट इज़ द सेट एज अ रिजर्व, और इसी की वजह से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वगैरह पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कनिंघम सर्कुलर के बारे में आपसे, ड्यूरिंग द सिविल डिसऑर्डनेंस फेज इंक्लूडेड टू, तो इसमें स्टूडेंट को मना किया गया था या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेट्स सी टुक अप द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसऑर्डनेंस मूवमेंट कनिंघम सर्कुलर 1930 में ब्रिटिशर के द्वारा लेकर आया गया था। एंड यहाँ पे जो टारगेटेड स्टेट थी वो असम हुआ करती थी। इट फोर्स द स्टूडेंट एंड देयर गार्डियन टू फर्निश एश्योरेंस ऑफ द गुड बिहेवियर, एंड मतलब इसमें बोला गया था स्टूडेंट को कि आप गुड
गार्डियन को, मतलब स्टूडेंट को भी और गार्डियन को भी, कि आप अपने अंदर गुड बिहेवियर लेके आए एंड फॉरबिड देम टू पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटी सो दैट ज़्यादा उनको रेजिस्टेंस ना करना पड़े। मतलब ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की बात की जा रही थी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक कमरूप एकेडमी ऑफ गुवाहाटी एंड शिव सागर विद्यापीठ वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलते, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक स्लाइड है जो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रूबरू कराएगी। डीपीएसपी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है एंड लिबरल प्रिंसिपल है। मतलब जो हमारी पूरी डीपीएसपी है, जो हमने आईएएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, इसको हम 3 हिस्सों में अपनी क्लासीफाई करते हैं। और कौन कौन से, जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, उसी तरीके से लिबरल। कौन कौन से आर्टिकल ये देख लीजिए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 43, 43A एंड 47 है। गांधीयन में बहुत इंपॉर्टेंट, 40 से स्टार्ट होता है, 3 और जोड़िए 43 हो जाएगा। 43 है तो 43B भी है एंड उसी तरीके से 43 में 3 और जोड़िए 46 हो जाएगा, उसके साथ ही है 47 एंड देन 48 है ना। लिबरल प्रिंसिपल की बात करते हैं 44, 45, 46 एंड 48A, 49, 50, 51 आपके लिबरल प्रिंसिपल में आ जाएंगे। बाकी आपके जितने भी सोशलिस्ट रहेंगे, स्पेसिफिकली 39A। लेट्स सी अब इनके बारे में क्या क्या दे रखा है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 36 में डिफाइन कर रखा है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस तरीके से आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया स्टेट, उसी तरीके से आर्टिकल 36 का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। आर्टिकल 37 में प्रिंसिपल का, अच्छा क्या क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है और कहाँ कहाँ पे होगा। आर्टिकल 38 की बात करें, इट ऑथराइजेज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मतलब यही है कि क्या एडवांटेज होगा डीपीएसपी का, तो आर्टिकल 38 में मेंशन किया गया। मतलब इट ऑथराइज द स्टेट कि आपको सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना है थ्रू वेलफेयर ऑफ द पीपल। नंबर 39 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही रियल में डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली राइट मिल जाता है। सर्टन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। मतलब कुछ सर्टन प्रिंसिपल या पॉलिसी फॉलो करने चाहिए, कुछ एक्ट लेकर आने चाहिए ताकि जो वेलफेयर है सोसाइटी का वो हो सके। ये आर्टिकल 39 में मिलता है। 39A में इक्वल जस्ट एंड फ्री लीगल एड की बात की जाती है, जो आपने नालसा वगैरह सुना होगा। आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, जो हमारा वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल है जो एसोसिएट कर सकते हैं आप गांधीयन प्रिंसिपल से। 41 जो है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन कैटेगरीज इन सर्टन केसेस। तो ये 41 में, जिसमें अच्छा ठीक है 41 में ये है। 42 प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। मतलब जो जहाँ पे भी काम किया जा रहा है वहाँ पे ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। 43 अगर हम देखें तो लिविंग वेज एक्सेट्रा, तो मतलब 43 में वर्कर वगैरह के लिए वेज के बारे में प्रावधान दे रखा है। 43A में पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन के बारे में मेंशन किया गया। आर्टिकल 45 में जो आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन देने की बात की जाती है 6 ईयर से ना। आर्टिकल 46 में हम किस तरीके से एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है SC/ST कम्युनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। 47 में ड्यूटी दे रखी है स्टेट की कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है इंक्रीज़ करे। आई थिंक आए गए हैं रिपीट। 46 में ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का हम कर सकते हैं। आर्टिकल 48 में मेंशन किया गया। 48 में किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड का। आई थिंक ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। आर्टिकल 49 इसमें मोन्यूमेंट को किस तरीके से हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, आर्टिकल 49 में मेंशन। 50th में जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात करते हैं एंड आर्टिकल 59 प्रमोशन करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया, है ना। और बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं एज पर आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देख लीजिए 371A किससे रिलेट करता है, तो सेकेंड 371 जो है ये महाराष्ट्र एंड गुजरात से रिलेट करते हैं। सेकेंड 371A जो है नागालैंड से। 371B जो है असम से। 371C जो है नागालैंड से, मणिपुर से। 371D की जब बात करें तो आंध्र प्रदेश से है। और 371E भी जो है आंध्र प्रदेश से ही है ना, आंध्र प्रदेश ही। DEF और 371F जो है सिक्किम से है शायद। 371F सिक्किम से, G मिज़ोरम से एंड H जो है अरुणाचल प्रदेश से है एंड 371J जो हैदराबाद एंड कर्नाटका वाले रीजन से। तो ये डिस्प्यूटेड था। तो ये सारे के सारे स्पेशल प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। ओके, लेट्स सी इनसाइट के जो 30 दिसंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम कल 29 दिसंबर के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पहला टॉपिक जो है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म से आप इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया शुड अडॉप्ट वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इन ऑर्डर टू ओवरकम द इशू ऑफ द कम्युनलिज्म। मतलब ये है, क्या इंडिया को जो हमारा वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है क्या उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो हमारी कंट्री में इशू है कम्युनलिज्म से रिलेटेड। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहले उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, फिर क्या आंसर हो सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सी सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सेकुलरिज्म
किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। उसी तरीके से आप कंपेयर करके दिखाएं क्या क्या फीचर है वेस्टर्न टाइप ऑफ सेकुलरिज्म के इंडियन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म, जो मॉडल हम फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। फिर क्या हमारे जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें कमी है, उसको आप थ्रू किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं वेस्टर्न टाइप ऑफ सेकुलरिज्म के। लेकिन फिर आपको लिमिटेशन बतानी पड़ेगी वेस्टर्न टाइप ऑफ सेकुलरिज्म की, एंड फिर किस तरीके से हमारा इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म आपको दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज़ राइट। एंड कुछ रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा इंप्रूव करके देख सकते हैं, राइट। सी, जब हम सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हैं तो सेकुलरिज्म एक प्रिंसिपल है जो एडवोकेट करता है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए। लेकिन जो टाइप का सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर और इंडिया में दोनों ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, क्योंकि यूएसए को स्टेट और रिलीजन में बिल्कुल ही एक अलग लाइन डिमार्केट कर दी जाती है, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो रेगुलेट कर सकती है किस चीज़ को, सेकुलरिज्म को, इंडिया के अंदर रिलीजन को, सेकुलरिज्म के अंदर, राइट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड इंडियन सेकुलरिज्म। पहले आपको मैंने बताया था कि आप दोनों में कंपेयर करके बताएं किस तरीके से इंडियन सेकुलरिज्म अलग है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म जो है इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टेट टू ऑल रिलीजन। इट रिफ्लेक्ट सर्टेन मीनिंग, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल सेकुलर स्टेट टू बी वन दैट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन बट डू नॉट फेवर वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो ये बच्चे कि जो इंडियन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म है वो हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है लेकिन दूसरे की कॉस्ट पे नहीं करता है। लेकिन वेस्टर्न टाइप ऑफ सेकुलरिज्म में सेपरेशन जो स्टेट एंड रिलीजन वो रहता ही रहता है। एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इट मीन बट बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूजन, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो स्टेट इंटरफेयर करती है रिलीजन में और ना ही रिलीजन इंटरफेयर करता है स्टेट के अंदर। सेकेंड आइडिया किस तरीके से डिफरेंशिएशन पॉइंट है, द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वलिटी इज एट द कोर। मतलब अगर हम कोर पॉइंट देखें सेकुलरिज्म में तो इंडिया के सेकुलरिज्म में कोर पॉइंट है इंटर रिलीजियस इक्वलिटी। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न टाइप ऑफ सेकुलरिज्म तो यहाँ पे लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि लिबर्टी है, इंडिविजुअल अगर कोई किसी रिलीजन को फॉलो करना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, इट प्रमोट द स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकते हैं रिलीजन को, लेकिन ऐसा केस वेस्टर्न सेकुलरिज्म में नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे आप डिफरेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म अलाउ फॉर प्रिंसिपल स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन सच एज बिटेल डिसरिस्पेक्ट टू द सम एस्पेक्ट ऑफ एवरी रिलीजन। चलो आप इसको छोड़ सकते हैं। तीन जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट किस तरीके से डिफरेंशिएटिंग है कि हमें सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना है लेकिन दूसरे की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग है क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हैं, जहाँ पे स्टेट एंड रिलीजन कम्प्लीटली अलग है। सेकंड में जो मतलब एक कोर होता है, हमारे यहाँ पे इंटर रिलीजियस इक्वलिटी इज द कोर प्रिंसिपल, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा फोकस दिया जाता है। थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे ये प्रमोट करता है स्टेट स्पॉन्सर रिफॉर्म इन द रिलीजियस पेयर। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, देयर इज मैकेनिज्म फॉर द इंटर रिलीजियस इक्वलिटी इन द वेस्टर्न नोशन ऑफ द सेकुलरिज्म नॉट फॉर द इंटर रिलीजियस इक्वलिटी। तो ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि क्या क्या कमी हमारे सेकुलरिज्म और किस तरीके से जो कम्युनलिज्म हमारे कंट्री में बढ़ता है तो उसको आप सोल्व कर सकते हैं। 10 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना था कि इंडिया फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म में क्या लिमिटेशन है। नेक्स्ट अगर आप लिख सकना चाहते हो तो वाई जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है जो हमारी कंट्री की लिमिटेशन है इंडियन सेकुलरिज्म की वो किस तरीके से सोल्व होते हैं। और फिर आपको बताना था कि इंडियन सेकुलरिज्म में क्या मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम मतलब सोल्व कर सकते हैं खुद से। तो कंक्लूजन किस तरीके से दे सकते हैं कि कंक्लूड बाय मेंशनिंग वेज टू ओवरकम कॉमनल फोर्सेज जैसे अवेयरनेस हो गया और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। इस तरीके से हम कम्युनल जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सकता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकली अंडरपाइनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से क्या है, लेट्स सी। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरल पॉलिटी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिकनेस एंड वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लैबोरेटरी। ठीक है भाई, जो फेडरल पॉलिटी हमारी कंट्री की क्या फेडरल है सच में, चलिए आपको बताना है। यहाँ से आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखते हैं। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरल पॉलिसी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड द यूनिकनेस एंड वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फेडरल पॉलिटी जो है हमारी कंट्री में एक यूनिकनेस लेके आती है। कहीं ना कहीं हम जो दूसरे का कॉन्स्टिट्यूट हमारी आसपास का जो रीजन है या फिर दूर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, किस तरीके से हमारी इंडियन पॉलिटी उससे डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, तो ये यूनिकनेस आपको बतानी है। नेक्स्ट द वाइब्रेंसी, किस तरीके जो फेडरल पॉलिटी है वो एक इंपॉर्टेंट वाइब्रेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। आपको इसको इलाबोरेट करना है।
स्ट्रक्चर क्या होगा, पहली बात तो फेडरल पॉलिटी किसके द्वारा बोला गया है, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन से फीचर हैं जहाँ पे फेडरलिज्म हमारी कंट्री में दिखते हैं। फिर बाद में जब आप लिमिटेशन लिखना चाहोगे वो लेकिन लास्ट में लिखना है, तो वो आप इमरजेंसी वगैरह प्रोविजन लगा के बता सकते हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम किस तरीके से यूनिकनेस एंड वाइब्रेंसी क्रिएट करते हैं, तो जो हमारी कंट्री के द्वारा फीचर अडॉप्ट किए गए हैं जहाँ पे सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल होता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिनका इलेक्शन वगैरह नहीं होता। ये एक यूनिकनेस हमारी कंट्री की जो पूरा स्ट्रक्चर होल्ड ये हमने कनाडा से ही लिया हुआ है। तो लेट्स सी किस तरीके से आप इसको लिखोगे। बाय पहली बात तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन दे सकते हैं और किस तरीके से वो यूनिक है। इन दैट पार्ट राइट अबाउट द टाइप ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, तो आप टाइप बता सकते हैं किस तरीके से हमारा कंट्री डिफरेंट यूनिक है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है, तो उसी तरीके से कम्पिटिटिव भी है, कंपैरेटिव भी है, कंपैरेटिव भी है। फिजिकल फेडरलिज्म को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म है। इसी तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बता चुके, कंपैरेटिव है, कोऑपरेटिव भी है, कोऑपरेटिव भी है, फिजिकल भी है, कम्पिटिटिव भी है। एंड जो फेडरलिज्म की जो मेंटेन करके चलती है, मतलब व्हाट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन स्टोरी एंड द स्टेट, तो दैट इज़ नथिंग बट द नीति आयोग, यू कैन से मोस्ट प्रिसाइजली प्लानिंग कमीशन, आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। खैर तो ये आपकी क्या होगी, टाइप ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया ब्रीफ। नेक्स्ट टॉक अबाउट द किस तरीके से फेडरलिज्म हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है जैसे इलेक्शन वगैरह का होता है वो स्टेट के थ्रू ही होता है। पावर शेयरिंग में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा है वो, फिर है हमारी फुलफिलिंग रीजनल एस्पिरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एंड नेशनल इंटीग्रेशन करके कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है क्या लिमिटेशन हमारे इंडियन फेडरलिज्म की, और लिमिटेशन यही है कि कई बार सेंट्रलाइजेशन हो जाता है जब इमरजेंसी पावर इंप्लीमेंट की जाती है ना। फिर रेवेन्यू इशू आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे से, फॉर एग्जांपल जब हम शेड्यूल 7 में जाते हैं तो 3 लिस्ट वहाँ पे दे रखी है, तो लिस्ट फर्स्ट में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 100 है फिलहाल, लेकिन उसमें जो बहुत ज़्यादा केसेस जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन हो गया, करेंसी इशू करना हो गया, जो मतलब बहुत सारे जो इशू है रिलेटेड टू द फाइनेंस वो यूनियन लिस्ट में है, मतलब यूनियन के पास ज़्यादा पावर है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट है उनके पास फिजिकल में ज़्यादा पावर नहीं रहती है, राइट। तो ये हमारी कंट्री के फेडरलिज्म में प्रॉब्लम है। और किस तरीके से जो राजीव गांधी का जो सपना हुआ करता था ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी लेके आना, वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। एग्जांपल दे सकते हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना का, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करके एक अच्छी ग्रोथ को अचीव किया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन सेम ही टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हिस्टोरिक अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन क्या है, इनुमरेट करना है मेजर फीचर एंड एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है क्या एडवांटेजेस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, डिस्कस करना है कि वाई इंडिया के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट जस्ट अ सेकंड, किस तरीके से आप इसकी बॉडी लिखोगे ये बता दे रहे हैं। पहली बात तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है ये लिखोगे, इंट्रोडक्शन हो जाए आपको गए इसमें। उसी तरीके से क्या क्या एडवांटेजेस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, दूसरा पार्ट क्यों जाए, फिर हमने क्यों इसको एक्सेप्ट किया है एज एन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप लास्ट में लिखना चाहते हैं क्या लिमिटेशन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, एंड फिर आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं किस तरीके से आप न्यू कंसेप्ट जो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म की ही है लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल शेडो गवर्नमेंट है ना, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी, इनुमरेट द मेजर फीचर एंड एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कस एज टू व्हाई इंडिया अडॉप्टेड इट। जस्ट अ सेकंड, पहली बात तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आप डेफिनेशन देखो, क्यों कि डेफिनेशन क्या कि जो एग्जेक्टिव पार्ट होता है वो लेजिस्लेचर से ही निकाला जाता है, मतलब जो है एग्जेक्टिव पार्ट जो है लेजिस्लेचर से ही आता है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें डिस्कस करना था क्या क्या फीचर होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पहली बात तो यही हो गया, जो आपने डेफिनेशन लिखी तो सेम पॉइंट को दोबारा से कोट किया जा सकता है कि एग्जेक्टिव जो है लेजिस्लेचर से रहती है उसका क्या क्या फ़ायदा होता है, ये आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज यहीं पे है ना, हाँ, नॉमिनल एंड हेड मतलब रोल हेड। सी, नॉमिनल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास और जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, तो ये एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ जो पावर है सेंट्रलाइज होती है 1 पर्सन के पास, दैट इज नथिंग बट अ प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेदर बी और यूएसए। सेकेंड, एग्जेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, कोऑपरेशन ज़्यादा रहता है। किस कारण की वजह से कोई पॉलिसी लेकर आएगी थी ये पता रहता है, उसको इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हो पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से हम अचीव कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कहीं ना कहीं हर एक सेक्शन का जो इंडिया का है वो रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द MP MLA दैट वी आर चूजन एट द ग्राउंड लेवल, राइट। नेक्स्ट इज द मेजोरिटी पार्टी रूल भी है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं रहती है, किसकी रहती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी MP MLA टुवार्ड्स लेजिस्लेचर, टुवार्ड्स द लोकसभा वेदर भी और द पार्लियामेंट मोर प्रिसाइजली, राइट।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, राइट अबाउट इट एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज होते हैं किस चीज़ के, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, तो मैंने बता दिया वैसे। रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्स ग्रुप पहले एग्जांपल ये। सेकंड जो है, जो कंसंट्रेशन है पावर का वो नहीं हो पाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा रहती है टुवर्ड द लोकसभा हो या फिर पार्लियामेंट हो। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि किस कारण पॉलिसी लेकर आएगी थी ये पता रहता है किसको, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को भी। एंड एग्जीक्यूटिव प्रिवेंट, इससे जो अथॉरिटिज्म है वो प्रिवेंट। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी कहा जा सकता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो स्टेबिलिटी जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया की फॉर्म में ये थोड़ा सा गड़बड़ाता है कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसी के लिए हम बहुत सारे मेजर लेके आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आया था, तो यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट अबाउट द रीजन टू व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आपको ये भी बताना था किस तरीके से, क्या रीज़न रहा था इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहली बात तो ईजीनेस की, हम ऑलरेडी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ही चलाते हुए आ रहे थे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही डिस्कस किया गया है, जहाँ पे 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सेकंड, और क्या ईजीनेस थी कि हम जानते थे। सेकंड, जो खर्चा है वो ज़्यादा नहीं आता है जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और नंबर थर्ड था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमेशा चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा अकाउंटेबल रहे टुवर्ड द पीपल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वट एवर विद केस। नेक्स्ट, फिर आप समराइज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने एक्सेप्ट किया, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो अदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, जो उनके द्वारा अच्छे काम किए जाते हैं, तो उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ द शेडो गवर्नमेंट, राइट। तो फिर ये इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन है एनजीओ प्ले वाइटल इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनजीओ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल, बट देयर ओवर रेगुलेशन जो है इसको, जो इसका मेन पर्पज़ है किसका, एनजीओ का, वो इनइफेक्टिव हो सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010 में अभी 3 चेंजेस किए गए हैं। तो आपको उसी के तर्ज पे बताना है किस तरीके से ओवर रेगुलेशन की वजह से जो एनजीओ का मेन पर्पज़ होता है वो डिफीट हो जाता है। ये क्वेश्चन था, लेट्स सी। NGO play a very important role in achieving holistic development at grassroots level, but their over-regulation may render them ineffective. Comment on the light of recent Foreign Contribution Regulation Act 2010. Just a second. हाँ, mention पहली बात तो what is the role of NGO? See, NGO जब हम बात करते हैं that is nothing but the intermediary between the society and the government. अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट और यहाँ पे सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी हो सकती है, चाहे वो ट्राइबल पीपल हो या कोई भी वल्नरेबल ग्रुप हो सकता है। तो एनजीओ क्या काम करती है कि वो फॉरेन से या फिर अपनी ही कंट्री से पब्लिक फंड या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू काम करती है। पहले इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो गया। सेकंड जो है ये इंटरमीडिएटरी का काम करती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी या फिर वल्नरेबल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। नंबर थर्ड काम क्या करती है कि जो एक प्रोजेक्ट जो होता है, पायलट प्रोजेक्ट ये स्टार्ट करते हैं, मतलब इनके पास इतना भी ज़्यादा फंड नहीं होता है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको फंड कर सके। तो ये क्या काम करता है कि छोटा सा पार्ट जो सोसाइटी का होता है उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन करता है, कुछ उनको फ़ायदा प्रोवाइड करते हैं एंड उससे क्या क्या डिफरेंस आता है सोसाइटी के अंदर। तो एनजीओ ये काम करता है और फिर वो गवर्नमेंट को जाकर बताता है कि हमने ये पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसके ये बेनिफिट है, आप पूरे पैन सोसाइटी लेवल पे इसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये एनजीओ का काम होता है बेसिकली। और ये मैंने बता ही दिया, ये फंड वगैरह तो पब्लिक से उठाते हैं या फिर फॉरेन से लेकर आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो हमारा फकरा एक्ट था 2010 का, उसमें थोड़ा सा चेंज किए, 3 चेंजेस किए गए कि जो भी एनजीओ होगी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहली बात है किसके थ्रू, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। सेकंड बात की जो दिल्ली की SBI यूनिट है वहीं पे ही जाके रजिस्टर करना है, मतलब जितना भी अकाउंट वगैरह है वो वहीं पे रजिस्टर होगा। सेकंड थिंग है जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है किसी भी एनजीओ का, अकाउंट तो बनाया जाएगा तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और थर्ड एक और प्रोविज़न है वो फिलहाल मैं बोल रही हूँ, तो आप इनको मेंशन कर देना और इनके क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या नुकसान है उसको लिख देना। एंड किस तरीके से जो ओरिजिनल पर्पज़ है क्या है एनजीओ का, मैंने बताया कि ये इंटरलिंकिंग का काम करती है। तो सेकेंडली पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल जो मदर टेरेसा है उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, किस तरीके से लेबर की पोजीशन को वो डिफाइन करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। बहुत बार कुछ भी होता है, कुछ भी न्यू काम करना चाहती है गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है ये सिर्फ और सिर्फ एनजीओ जो है जो दूसरी कंट्री का वो काम को रुकवाना चाहते हैं तो वे एनजीओ को थ्रू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल ये अभी इंटेलिजेंस इनपुट है, आई डोंट नो व्हाट इज इट। नेक्स्ट कंक्लूड करने किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं एनजीओ के बीच में। ठीक है, आप रेगुलेट करना चाहते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी गिवन ऑटोनॉमी टू द एनजीओ, क्योंकि मेन पर्पज एनजीओ का ये है कि हमें जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको बेनिफिट करना है, ठीक है। तो ये पूरा काम था एनजीओ का, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑटोमेशन हैज रिजल्टेड, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ऑटोमेशन की वजह से हायर ग्रोथ होती है, बिल्कुल सही बात है। हमारी कंट्री में जैसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ओनली 23% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द 53% ऑफ द जीडीपी, मतलब 23% जो पीपल है उसमें एम्प्लॉयबल है, लेकिन जो उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी वो 50% से ज़्यादा 57% है। इट इज़ मच मोर एक्चुअली।
ओके, ऑटोमेशन जो है हायर ग्रोथ करता है, बिल्कुल है, जो जीडीपी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, बट इसकी वजह से जो जॉब है वो नहीं रहती है, तो ये आपका बताना है। हाई तो और सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन में पूछा गया, इंडिया जो है किस तरीके से पॉलिसी इंटरवेंशन करके जो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है उसको अवॉइड कर सकता है, ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है। डिस्कस में क्या होता है कि पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, बॉडी में बताएंगे, हर एक पार्ट को डिफाइन करोगे पहली बात, तो दूसरी बात है उसके क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, और इसमें कंक्लूजन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इसमें मेनली प्रोज एंड कॉन्स मतलब 360 एंगल से आप बताते हो कि क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके नुकसान है, और किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन सी कंट्री ने इसको इंप्लीमेंट किया और क्या क्या इसका आउटकम रहा, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। इसमें आपकी कोई खुद की फीलिंग, आपकी खुद की जो आपका स्टैंड है वो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं होती है, जब डिस्कस एक डायरेक्टिव आ जाता है क्वेश्चन के अंदर। लेट्स सी ऑटोमेशन है, पहले आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से हो गया, किस तरीके से दोगे कि ऑटोमेशन को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स सी, या फिर आप किसी डेटा का कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंट्री का लेबर पॉपुलेशन रेशियो है LPR जो है 42% से ड्रॉप हो गया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप कोट करोगे, आपको गए इसमें इसी तरीके डायरेक्टिव है। तो फिर आप क्या मेंशन करोगे, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रायोरिटीज़ क्या है, कैपिटल, अच्छा अब किस तरीके से ऑटोमेशन कहाँ कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन है AI के लेवल पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरीके से जो 3D प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, तो दूसरा एग्जांपल है। नंबर थर्ड एग्जांपल AI का या फिर ऑटोमेशन का है, फिलहाल मैं भूल नहीं, जस्ट अ सेकंड, हाँ यस, आप रोबोटिक्स के फॉर्म में ले सकते हो, या फिर जो चिट चैट बॉक्स होता है उसके फॉर्म में ऑटोमेशन ले सकते हो, या फिर आप जो कैपिटल इंसेंटिवाइजेशन दिया जाता है, मतलब कैपिटल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मैकेनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, ताकि ज़मीन को देख सके कि वो पूरे स्तर पर है या नहीं, ताकि हाई प्रोडक्टिविटी हो। मेनली ये जो आपका पंजाब और हरियाणा के फार्मर है बेसिकली वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। खैर बात ये नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू ऑटोमेशन लेकर आया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक कार चलाई गई है कहाँ पे, UK के अंदर, उसी तरीके से ट्रेन भी चलाई गई है जर्मनी के अंदर, राइट। 3D में अगर हम देखें तो ऑल स्पेयर को ये फोकस करता है। फॉर एग्जांपल मीनियल जॉब को ये कम्प्लीटली ट्रांसप्लांट, उसी तरीके 3D प्रिंटिंग की हेल्प से हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। रोबोटिक्स में जहाँ पे एक आम ह्यूमन नहीं जा सकता है वहाँ पे रोबोट को वहाँ पे भेजा जा सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है जो सर्जरी है वो बहुत अच्छी सबसे ज़्यादा वो बहुत कम हो जाते हैं, राइट। फिर चिट बैग्स में आप बैंकिंग का एग्जांपल दे सकते हैं। फिर क्या क्या एडवांटेज है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, इसमें आउटकम ज़्यादा रहता है, हम थोड़ी सी कॉस्ट लगा के आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है और वर्क वेयर अच्छा, और ये सबसे अच्छी बात ये है ये उस काम को भी कर लेता है जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पे ह्यूमन की रीच जो है नहीं हो सकती है। नेगेटिव यही है कि एक तो जॉबलेस ग्रोथ हो जाती है, फर्स्ट इशू ये। सेकेंड इशू एथिकल इशू पे आता है कि हमें जो क्या कंप्लीटली डिपेंड हो जाना चाहिए AI पे, रोबोटिक्स पे, ऑटोमेशन पे, तो ये एक इशू बनता है। नेक्स्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से जो कोयल वगैरह वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है। लेकिन इसको हम इशू सोल्व कर सकते हैं। खैर इंडिया जो है किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जैसे MG नरेगा है, जवाहर रोजगार योजना है, ऐसे जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया जा सकता है ताकि हमारी कंट्री में जो लेबर इंटेंसिव जो ग्रोथ हो वो हो और ऑटोमेशन भी होता रहे। ऑटोमेशन अपनी जगह वो होता रहेगा। उसी तरीके से ऑटोमेशन पे जो न्यू जॉब निकलती है वो कंप्लीटली मतलब वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, उसको लेकर आने, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे तरीके, उसी तरीके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करना चाहिए। खैर तो ये था आपका पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताने मुझे नहीं पता है एक्चुअली। लेट्स सी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, क्या क्या फीचर हुआ करता है। सी जो हबल टेलीस्कोप है वो क्यों छोड़ा गया था, ताकि जो हमारा यूनिवर्स है वो या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कोई न्यू गैलेक्सीज तो नहीं है, ये काम हुआ करता था हबल टेलीस्कोप का। और ये किस तरीके से देखते हैं, किस किस वेवलेंथ पे काम करता है। फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड ये यूज़ करता था, इसी तरीके से गामा रेडिएशन और UV रेडिएशन जो ब्लॉक कर देता है बेसिकली जो हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारी एटमॉस्फेयर है, तो जो वो ब्लॉक कर देता है उसी को यूज़ करके, जो जैसे UV रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, उसका यूज़ करके क्या क्या हमारे यूनिवर्स में एक्टिविटी हो रही है वो काम हुआ करता था हबल टेलीस्कोप का, राइट। लेकिन अभी जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप छोड़ा गया था। उसका मेन काम क्या है कि हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, जो गैलेक्सीज है उसको ढूंढना, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि हमारी यूनिवर्स किस तरीके से बना हुआ होगा, पहले जो बिग बैंग थ्योरी किस तरीके से हैपन हुई थी, या फिर कुछ ऐसा अणु वगैरह बचा हुआ है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इसके बारे में ही पता लगेगा। आपको बताना था व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या क्या डिफरेंस पॉइंट है जेम्स वेब टेलीस्कोप में और हबल टेलीस्कोप। इसको करने के लिए आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इनसाइट कैन जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है भाई, हमारा जो यूनिवर्स किस तरीके से बना, बिग बैंग थ्योरी को ये सोल्व कर सकता है, किस तरीके ग्रेविटेशनल फॉर्म वेव्स बनती है ये उसको सोल्व कर सकता है। उसी तरीके से जो अच्छी इमेजेस है हमारे यूनिवर्स की उसको ये लेकर आया जा सकता है। और ये है क्या बेसिकली, जेम्स वेब टेलीस्कोप कुछ नहीं है, एक ये टेलीस्कोप है, लेकिन टेलीस्कोप जो है हम धरती पे बना के उसको देखते हैं, लेकिन ये काम करेगा
यूनिवर्स के अंदर, तो इस वजह से अच्छी पिक्चर भी दे पाएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम एथिकल पीपल आर फोर्स टू डू एन एथिकल थिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से आप इसको एग्जामिन करिए। आपको बताना है कि एथिकल पीपल कई बार क्या होता है कि वो मजबूर हो जाते हैं अनएथिकल काम करने के लिए, और विच देन नॉर्मली वुड नॉट, लेकिन वो नॉर्मली ऐसा काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने कुछ पढ़ नहीं रखा, लेकिन फिर भी उसको चीटिंग करना पड़ेगा अगर उसको पास होना है तो ये एक तरीका है का आप इसका आंसर देने का। एक तो ये एग्जांपल हो जाएगा। इस तरीके से पॉवर्टी, हंगर जो इशू है, कई बार क्या होता है कि कोई पुअर पीपल है और उसी के घर में जो कमाने वाला है वही हेल्थ प्रॉब्लम या फिर उसको हेल्थ इशू आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको शायद से क्राइम वगैरह भी करना पड़ सकता है। तो ये भी एक एथिकल इशू में आ जाएगा। या फिर एक एथिकल इशू ये भी हो सकता है टेलिंग अ लाई व्हेन एनी बेनिफिट फॉर मदर। मतलब ये है कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, और उसको लेकर जाना है इमीडिएटली गोइंग टू द वेयर हॉस्पिटल में, तो हो सकता है हमें एक लॉ को तोड़ना पड़ सकता है। बस ये आप एग्जांपल दे दें। तो बाय दिस वी एंडिंग द सेशन। और मुझे फिलहाल एग्जांपल याद नहीं आ रहे किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेट्स सी क्या क्या दे रखा है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन लिखिए, गिवन कंटेक्स्ट विद द एग्जांपल, नेक्स्ट ब्रिंग आउट द लिमिटेशन कंस्टेंट ऑफ एथिकल एक्शन इन ह्यूमन बीइंग। जैसे कोई रीजन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, लैक ऑफ करेज, इगोइज्म, डेस्पिरेशन। हाँ, व्हाट द रीज़न। अच्छा, ये पूछा था क्या क्या एक कंस्टेंट फैक्टर है एथिकल एक्शन को हम क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो एक और रीजन मतलब कोई हमें मजबूर करे। फॉर एग्जांपल फोर्स लेबर यहाँ पे लिया जा सकता है, फोर्स करे अगर हमें तो यहाँ पे भी बॉन्डेड लेबर आ सकता है। लैक ऑफ हम खुद ही करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास करेज ही नहीं है, मतलब वी आर नॉट डेयरफुल एक्चुअली। तो ईगोइज्म, कई बार हम क्या करते हैं बेफालतू में किसी और से जलते रहते हैं। डेस्पिरेशन, हमें कई बार चिंता होती है, सबसे विद एग्जांपल। और फिर आप किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं और एथिकल मैनर हमारी सोसाइटी में बढ़ाया जा सकता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया इस क्वेश्चन का। तो मैंने पूरे के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया। बाय दिस एंडिंग द सेशन। थैंक यू।